ये है दुबई, एक ऐसा शहर जहां 1980 से पहले तक रेतीले पहाड़, गर्म हवाएं और चलने के लिए सड़कें तक मौजूद नहीं थीं। आज वही शहर दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बन गया है। ट्रेडिंग हब तो अपनी जगह, लेकिन कैसे दुबई की रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने इसे पूरी दुनिया का फेवरेट डेस्टिनेशन बना दिया। एक ऐसा शहर जहां दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग, दुनिया का सबसे ऊंचा रेस्टोरेंट, दुनिया का अकेला 7 स्टार होटल और दुनिया का सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे रेतीले मैदानों में जहां एक कमरे की फाउंडेशन रखना इतना मुश्किल होता है, वहीं दुबई ने इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स खड़ी करके दुनिया को हैरत में जरूर डाल दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाई राइजिंग बिल्डिंग्स बनाने के बाद दुबई ने मैन मेड आइलैंड्स बनाकर इंसानी तारीख के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। दुनिया तो तब हैरान हुई जब दुबई की सड़कों पर चलने वाली दुबई पुलिस के पास उन्होंने लैम्बोर्गिनी और मैक्लेरन जैसी सुपर फास्ट कार्स देखी। लेकिन ये सब ऐशो आराम और इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल दुबई ने आखिर अपनाया कैसे? मेरी तरह आधे से ज्यादा लोग भी आज तक यही समझते थे कि बाकी गल्फ कंट्रीज की तरह दुबई के पास भी बेतहाशा ऑयल होने की वजह से इतना पैसा आया होगा, लेकिन नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आइए जानते हैं कि कैसे रेतीले सहराओं से भरा हुआ दुबई आज दुनिया का हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दुबई की एवोल्यूशन से पहले हमें उसकी हिस्ट्री पता होना भी बहुत जरूरी है। ये बात है साल 1820 की, जब इस पर्टिकुलर हिस्से में सवाए रेगिस्तान के और कुछ न था। अलग अलग एरियाज के किंग्स अपने अपने एरियाज को रूल किया करते थे और इस एरिया को शेखडम कहा जाता था। जिस जगह पर आज दुबई सिचुएटेड है वो पहले मछुआरों का एक गांव हुआ करता था और ये अबू धाबी की किंगडम में आता था। लेकिन फिर साल 1833 में शेख मखदूम ने इसे अबू धाबी से अलग करके एक अलहदा किंगडम बना लिया और इसे एमिरेट्स ऑफ दुबई का नाम दिया। अब इससे कुछ टाइम बाद साल 1853 में ब्रिटिशर्स, जिन्होंने एक टाइम पर पूरी दुनिया पर हुकूमत की, वो लंदन से हिंदुस्तान जाने के लिए इसी रूट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन हिंदुस्तान पहुंचने से पहले ही इसी इलाके से गुजरते हुए ब्रिटिशर्स को समुद्री लुटेरे लूट लिया करते थे। बार बार इस मुसीबत से तंग आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शेखडम यानी दुबई और अबू धाबी वाली गवर्नमेंट से एक ट्रूस एग्रीमेंट साइन किया और एग्रीमेंट के चलते उन्होंने इस इलाके में सिक्योरिटी की डिमांड की, जिसके बाद से इस इलाके का नाम शेखडम से ट्रूशियल स्टेट्स रख दिया गया। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम तक दुबई फिशिंग से बढ़कर पर्ल्स की बिजनेस के लिए जाना जाने लगा, लेकिन फिर भी वो एक गाँव ही कहलाता था। दुबई की असल किस्मत बदली साल 1958 में, जब शेख राशिद बिन सईद दुबई के रूलर बने और उन्होंने एक गांव को चमकता शहर बना दिया। 1959 में शेख राशिद यूरोप गए और वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो दुबई को एक ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टिंग और फाइनेंशियल हब बनाएंगे। अब इस चीज को दुबई की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने भी काफी सपोर्ट किया। ये छोटा सा शहर पर्शियन गल्फ में एक ऐसी लोकेशन पर मौजूद है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप को आपस में कनेक्ट करता है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए शेख राशिद ने दुबई की नेचुरल क्रीक को और गहरा करवाया ताकि बड़े बड़े कार्गो शिप्स भी इसे एक रिफ्यूलिंग पोर्ट की तरह यूज करें। ये आइडिया दुबई के लिए क्लिक कर गया। इसकी वजह से दुबई में बड़े बड़े शिप्स आने लगी और दुबई के आसपास जो मार्केट थी वो बहुत ही अच्छी चलने लगी। अब होता कुछ ऐसे है कि 1966 में दुबई में ऑयल निकल आता है और ये ऑयल नेबरिंग कंट्रीज के मुकाबले में बहुत ही थोड़ा था। उस पॉइंट पर भी शेख राशिद का मानना यह था कि ऑयल मिल तो गया है लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने इस मिले हुए ऑयल का भी सारा का सारा पैसा इन्हीं प्रोजेक्ट्स में लगा दिया, जो कि काफी रिस्की था। जब शेख राशिद दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे थे तो ब्रिटिशर्स भी उस इलाके से चले गए, क्योंकि ट्रूशियल एक्ट के चलते अब उन्हें इन स्टेट्स की सिक्योरिटी के लिए काफी पैसे खर्चने पड़ते थे। और आखिरकार दिसंबर 1971 में ये सारे स्टेट्स इकट्ठे होकर एक यूएई स्टेट बन जाते हैं। इसके बाद दुबई क्रीक की होने वाली कामयाबी और उससे होने वाले कमर्शियल एक्टिविटीज को देखते हुए शेख राशिद ने एक नया पोर्ट बनाने की ठान ली और 1979 में शेख राशिद ने उस रीजन का सबसे बड़ा पोर्ट जबल अली बनवाया। साथ ही साथ शिप्स की रिपेयरिंग के लिए दुबई ड्राई डॉक भी बनवाया गया और इसी के साथ साथ दुबई चमकने लगा। जब बाकी सारे देश ऑयल के पैसों से अयाशियां कर रहे थे, तब दुबई उस रीजन के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था। खैर, जब दोनों पोर्ट्स बनकर रेडी हो गए तो शेख राशिद ने वो किया जो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया था। ये जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी तो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। शेख राशिद ने ये अनाउंस कर दिया कि दुबई का पोर्ट जबल अली कमर्शियल फ्री जोन है और ये उनका एक गेम चेंजर मूव था। यानी कि अब इस पोर्ट पर जो भी शिप आएगा वो बिना टैक्स दिए स्टे कर सकेगा। ना कोई इंपोर्ट ड्यूटी और ना ही कोई मैन्युफैक्चरिंग टैक्स, सब के सब टैक्सेस माफ कर दिए गए थे। और ऐसा करते ही ये रूट दुनिया का फेवरेट रूट बन गया और दुबई की जीडीपी का 24% हिस्सा यहीं से आने लगा। अब दुबई एक बहुत ही बड़ी सिटी बनने की तरफ तेजी से बढ़ने लगा था, जिसका सारा क्रेडिट शेख राशिद और उनके बोल्ड डिसीजंस को दिया जाता है। ठीक उसी टाइम पर पाकिस्तान का कराची एयरपोर्ट एक बहुत ही बड़ा और बिजी एयरपोर्ट हुआ करता था और इसकी अच्छी लोकेशन
ऑपरेशन होने की वजह से पूरी दुनिया की फ्लाइट्स यहीं से होकर गुजरती थी। इसी वजह से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एक समय पर दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन मानी जाती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शेख राशिद इस एयरलाइन के बिजनेस को भी दुबई की तरफ डाइवर्ट करना चाहते थे। 1985 में उन्होंने एक नई एयरलाइन स्टार्ट की और उसका नाम एयर एमिरेट्स रख दिया। शुरू में PIA की इतनी कामयाबी को देखते हुए शेख राशिद ने PIA ही से काफी सारे जहाज खरीद लिए और एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट ऑपरेशंस को स्टार्ट कर दिया। देखते ही देखते यूरोप से एशिया और सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट्स का रिफ्यूलिंग पॉइंट कराची की बजाय दुबई बन गया, क्योंकि दुबई एक टैक्स फ्री जोन था और एयरलाइंस ने अब कराची की बजाय दुबई का रुख कर लिया। इस सब के अलावा एयर एमिरेट्स को एक ऐसा फायदा भी मिला जो आज तक किसी और एयरलाइन को नहीं मिला। एमिरेट्स को दुबई की गवर्नमेंट की तरफ से अलग से पैसे दिए जाने लगे, जबकि बाकी एयरलाइन से उनकी कंट्रीज टैक्स भी वसूल करती हैं और उन्हें अपना खर्चा भी खुद ही निकालना पड़ता है। और इन्हीं टैक्सेस से बचते हुए और सरप्लस फंड्स के चलते एयर एमिरेट्स ने सबको पीछे कर दिया और आगे चलकर इसने पूरी दुनिया पर राज किया। जब दुनिया भर से शिप्स और एयरलाइंस दुबई में आ रही थी तो शेख राशिद ये भी समझ चुके थे कि अब बाहर से लोग भी यहाँ आएंगे और इन लोगों का यहाँ कंफर्टेबल फील करना दुबई के फ्यूचर के लिए बहुत ही अहम है। और इसीलिए दुबई बाकी की गल्फ कंट्रीज के मुकाबले में काफी ओपन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करता है। देखते ही देखते दुनिया भर से काफी ज्यादा लोग दुबई आने लगे और इसी पॉइंट से शेख राशिद ने ये सोचा कि अब इन लोगों को और भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए और यहीं से हुई दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने की मुहिम स्टार्ट। जो चीज एक पोर्ट बनने से शुरू हुई थी वो अब दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रही थी। अब इस पॉइंट पर दुबई में होटल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर उसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का काम शुरू हुआ और इसके साथ ही वहाँ का होटल सेक्टर बहुत ही तेजी से बूम कर गया। लेकिन होटल वगैरह और हर फैसिलिटी होने के बावजूद भी दुबई में बाहर से लोग नहीं आ रहे थे। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए दुबई ने दुनिया की फेमस चीजों को और बड़े स्केल पर करना स्टार्ट कर दिया। साल 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनवाया गया। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे टॉलेस्ट होटल था जो एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बनाया गया था। उस टाइम पर यह दुनिया का सबसे महंगा और लग्जरियस तरीन होटल था और तो और ये आज भी दुनिया का अकेला 7 स्टार होटल माना जाता है। बुर्ज अल अरब से दुबई ने दुनिया भर की अटेंशन अपनी तरफ खींच ली। इसमें प्राइवेट पूल से लेकर प्राइवेट हेलीपैड्स तक सारी एमिनिटीज मौजूद थीं। लेकिन फिर भी दुबई को कुछ ऐसा करना था जो पूरी तरह से उसकी किस्मत बदल दे और इसीलिए दुबई में हर चीज को बड़ा बनाकर बनवाया जाने लगा। रेत में जहाँ एक कमरा बनाना इतना मुश्किल होता है, वहाँ दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स की मदद से दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बना डाली। सिर्फ इतना ही नहीं, समंदर में मिट्टी और पत्थर भर भर कर उस पर पूरा शहर आबाद कर दिया। जिन चीजों को लोग कभी सिर्फ सोचा करते थे, दुबई ने उन सपनों को सच कर दिखाया। इस पॉइंट ऑफ टाइम तक टूरिज्म और बिजनेस मॉडल की वजह से बाहर से दुबई में काफी लोग आ चुके थे, लेकिन टोटल 35 लाख की पॉपुलेशन में से सिर्फ 3 लाख ही अमीराती सिटीजन्स हैं और उन 3 लाख सिटीजन्स को दुबई की सिटीजनशिप का बहुत ही ज्यादा फायदा है, जैसे कि फ्री एजुकेशन, हाउसिंग अलाउंस, फ्री हेल्थ केयर, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस वगैरह। और तो और अगर ये प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो तो इन्हें मंथली 1.5 लाख दिरहम तक का टॉपअप भी दिया जाता है। अगर दुबई के किसी सिटीजन के पास जमीन ना भी हो तो वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर फ्री लैंड भी हासिल कर सकता है। इन शॉर्ट, एक इमराती सिटीजन पैदा होते ही मिलियनेयर बन जाता है। और ये सारी फैसिलिटीज इसलिए भी दी जाती हैं कि दुबई के सिटीजन हमेशा खुश रहें, क्योंकि अगर वो खुश नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी की बातें होने लगेंगी। जब 2011 में पूरे मिडिल ईस्ट में डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट होने लगे तो दुबई में एक भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि दुबई के सिटीजन्स इस सिस्टम को चेंज नहीं होने देना चाहते। खैर, होपफुली आपको आज की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।